हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन शेपर। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? असेसमेंट शब्द किस रेफरेंस में यूज किया जाता है? असेसमेंट शब्द लेटिन भाषा के शब्द एसिडियर से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू सिट बिसाइड। मीन्स किसी के पास बैठना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, फीडबैक प्रोवाइड करना, लेकिन बिना कोई ग्रेड दिए, बिना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किए। मेजरमेंट में हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं। असेसमेंट में हम क्या करेंगे? फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फीडबैक कैसा होना चाहिए? फीडबैक हमारा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि एक सजेस्टिव मैनर में होना चाहिए, एक एडवाइस की फॉर्म में होना चाहिए, ताकि लर्नर क्या करे, उस एडवाइस को, उस सजेशन को अप्लाई करे अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने अचीवमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी डिजायर्ड आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए। इट मीन्स असेसमेंट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम लर्निंग प्रोसेस को क्या कर सके? इम्प्रूव कर सकें। इरविन क्या कहते हैं? इरविन कहते हैं कि असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करके उसी के बेसिस पर अनुमान लगा सकते हैं कि स्टूडेंट की कितनी डेवलपमेंट हुई है और कितनी डेवलपमेंट हमें करनी है या क्या हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। डाटा कलेक्ट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा, और उसी इंफॉर्मेशन को यूज किया जाएगा लर्नर की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। हुवा एंड फ्रीड क्या कहते हैं कि असेसमेंट क्या है? कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डाटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, फिर विचार विमर्श करते हैं किसके बारे में? लर्नर के बारे में, कि लर्नर को कितना पता है, कितनी उसे समझ है, कितनी नॉलेज है, क्या वो अपनी नॉलेज के साथ कर रहा है, उसके एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। फिर इसी सारी इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। एलन क्या कहते हैं कि असेसमेंट क्या है? इसके अंदर एक तरह का डाटा यूज किया जाता है जिससे हम क्या करते हैं? लर्निंग प्रोग्राम्स को रिफाइन करते हैं, लर्नर की लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं एक एक्सपेरिमेंटल डाटा के थ्रू। तो ओवरऑल असेसमेंट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लर्नर का डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और उसी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं लर्नर की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। मीन्स ओवरऑल फोकस किसके ऊपर है? लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आती है हमारे पास अप्रोचेस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की मेनली 3 अप्रोचेस हैं: असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। फर्स्ट पिक्चर आती है हमारे पास असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। इसमें एक शेफ क्या कर रहा है? खाने को टेस्ट कर रहा है। सेकंड, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए इसमें 2 शेफ क्या कर रहे हैं? एक खाने को देख रहे हैं। तीसरी है हमारे पास असेसमेंट एज लर्निंग के लिए। इस पिक्चर में क्या है? एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का जो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है या फिर एनालाइज कर रहा है। अब इन्हीं तीनों पिक्चर्स के थ्रू हम क्लियर करेंगे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग की। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलती है। मतलब जब हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है उसी दौरान हम असेसमेंट कंडक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका मेन गोल क्या होता है कि लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करना, रेमेडी प्रोवाइड करना, और जो फाइनल लर्निंग आउटकम है उनको क्या करना? इम्प्रूव करना। इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? जो टाइम टू टाइम चलती रहती है, मतलब थ्रू आउट द ईयर चलती है। जब तक आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, तब तक आपकी असेसमेंट प्रोसेस क्या रहेगी? साथ साथ चलती रहेगी। उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम लर्निंग डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं, रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, और जो फाइनल लर्निंग आउटकम्स हैं उनमें क्या लेके आते हैं? इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। अब हमने पिक्चर देखी थी, एक शेफ क्या कर रहा है? खाने को टेस्ट कर रहा है। कब टेस्ट कर रहा है? जब वो खाना बन रहा है। मतलब जब खाना बनने की प्रोसेस चल रही थी तब वो शेफ क्या कर रहा है? खाने को टेस्ट कर रहा है। मीन्स अगर उस खाने में कुछ कमी हुई तो उस कमी को वो क्या करेगा? रेक्टिफाई करेगा, उस कमी को वो रिमूव करेगा। और जो एक्चुअल खाना बन के आएगा, फाइनल खाना हमारे पास बन के आएगा, वो क्या आएगा? इम्प्रूवमेंट के साथ आएगा। तो सिमिलरली एक सेम कॉन्सेप्ट अगर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर लगाएं तो उसमें भी क्या है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान
टीचर क्या करेगा, बच्चों की डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करेगा, उन्हीं प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा, और फाइनल जो हमारी आउटकम आएगी वो क्या आएगी, हमारी विद इम्प्रूवमेंट आएगी। उसे हम क्या कहेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट आती है हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस समाप्त होने के बाद होती है। मीन्स जब हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो हम असेसमेंट कंडक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। लाइक हमारे एनुअल एग्जाम है, यूनिट टेस्ट है, हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, ये किस में आते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। क्योंकि एक बार शिक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हमारी क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एनुअल एग्जाम्स को कंडक्ट करते हैं। एक यूनिट टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसे हम समेटिव असेसमेंट भी कह सकते हैं। इसका मेन टारगेट क्या होता है, ग्रेड्स असाइन करना, रैंक्स असाइन करना, या बच्चों को प्रमोट करना एक क्लास से दूसरी क्लास में। अब हमने पिक्चर क्या देखी थी कि दो शेफ क्या कर रहे हैं, खाना देख रहे हैं, प्लेट किस में देख रहे हैं, एक प्लेट में देख रहे हैं, मतलब खाना बन चुका है, बनने के बाद वो उस खाने को एनालाइज कर रहे हैं। सिमिलरली असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है कि जब हम बच्चे को पढ़ा चुके हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट आती है हमारी असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बच्चा क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, खुद को असेस करता है, खुद की प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है कि मैंने कितना अचीव किया है या मुझे कितनी नॉलेज है किसी टॉपिक के बारे में। ये पीयर ग्रुप में बैठकर सारे पीयर्स क्या करते हैं, एक दूसरे की लर्निंग गोल्स को चेक करते हैं, असेस करते हैं कि उनकी प्रोग्रेस लेवल क्या है। हमने पिक्चर क्या देखी थी कि कुछ बच्चे बैठे हैं ग्रुप में और एक टॉपिक के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या एक टॉपिक को एनालाइज कर रहे हैं। तो मीन्स क्या है कि वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अपनी अपनी नॉलेज को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अपना प्रोग्रेस लेवल चेक कर रहे हैं, या एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको कितनी नॉलेज है। तो इस असेसमेंट को हम सेल्फ असेसमेंट भी कह सकते हैं, पीयर असेसमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये असेसमेंट खुद की स्ट्रेंथ्स को, खुद के एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करने में क्या करती है, हेल्प करती है। प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है वैधता का सिद्धांत। वैधता का मतलब होता है कि हम जिस एस्पेक्ट को, जिस एबिलिटी को, जिस स्किल को मेजर करते हैं, अगर हमारा असेसमेंट प्रोसीजर भी या असेसमेंट टूल भी उसी एस्पेक्ट को, उस एबिलिटी को मेजर करे, तो हम उसे क्या कहेंगे, वैलिडिटी। कि हमारी जो असेसमेंट प्रोसीजर है, जो हमारा असेसमेंट टूल है, वो क्या है, वैलिड है। लाइक हम 8th क्लास के बच्चे का मैथ्स का टेस्ट लेना चाहते हैं, 8th क्लास का मैथ्स का टेस्ट, लेकिन हमने जो कंटेंट दे दिया, कंटेंट हमने कौन से सब्जेक्ट का दे दिया, साइंस का, तो क्या हमारा जो टेस्ट है, जो असेसमेंट है, वो हमारी वैलिड है, नहीं, वैलिड नहीं है। वैलिड कब होगी, अगर हम मैथ्स का टेस्ट लेना चाह रहे हैं और कंटेंट भी हमने कौन से सब्जेक्ट का दिया, मैथ्स का ही दिया। सिमिलरली अगर हम 8th क्लास के बच्चे का टेस्ट लेना चाह रहे हैं, लेकिन हमने कंटेंट कौन सी क्लास का दे दिया, 9th क्लास का दे दिया, तो क्या हमारी असेसमेंट वैलिड है, नहीं वैलिड। क्यों, क्योंकि हम टेस्ट कौन सी क्लास का लेना चाह रहे हैं, 8th क्लास का लेना चाह रहे हैं, और कंटेंट कौन सी क्लास का दे दिया, 9th क्लास का दे दिया। इट मीन्स हम जिस एज ग्रुप का, जिस एबिलिटी को, जिस एस्पेक्ट को मेजर करना चाह रहे हैं, अगर हमारा असेसमेंट प्रोसीजर उसी एस्पेक्ट को मेजर करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वैलिडिटी। नेक्स्ट आता है हमारा रिलायबिलिटी, मीन्स विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी, क्रमबद्धता। मीन्स जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे कंसिस्टेंट होने चाहिए। हर बार हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, चाहे वो हम डिफरेंट टाइम्स पर ले रहे हैं, चाहे डिफरेंट पर्सन्स क्या कर रहे हैं, उसको असेस कर रहे हैं। लाइक एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है हमारे पास ए, उसका हमने टेस्ट लिया, उस टेस्ट को 3 टीचर्स ने, एक पी, एक क्यू और तीसरा आर, 3 टीचर्स ने असेस किया। पी टीचर ने जो मार्क्स दिए वो दिए 9 आउट ऑफ 10,
क्यू ने दिए 8/10, आर ने दिए 10/10। तो क्या हमारा ये टेस्ट रिलायबल है या हमारी असेसमेंट रिलायबल है? नहीं रिलायबल, क्योंकि टेस्ट क्या है? एक ही पर्सन का। चेक उसको किसने किया है? अलग अलग पर्सन्स ने। और अलग अलग पर्सन्स ने क्या कर दिया? अलग अलग मार्क्स असाइन कर दिए। मतलब जो रिजल्ट है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, क्रमबद्धता नहीं है। तो इट मीन्स क्या है कि जो हमारी असेसमेंट है वो रिलायबल नहीं है। वहीं सारे टीचर्स ने क्या दिए होते, हर बार रिजल्ट हमारा 10/10, 9/10 या 8/10 होता। तो इट मीन्स जो हमारी असेसमेंट प्रोसीजर था वो क्या था? रिलायबल था। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास रिजल्ट हर बार सेम आए, चाहे कोई भी टीचर उसको चेक कर रहा है, एक या एक से ज़्यादा टीचर उसको चेक कर रही हैं, अलग अलग टाइम पर चेक कर रहे हैं, बट रिजल्ट हर बार क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या है कि जो हमारा असेसमेंट प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए? बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसमें, किसी तरीके की अनबायस्ड होना चाहिए। मीन्स एक फेयर डिसीजन होना चाहिए। टीचर किसी भी बच्चे को एडवांटेज ना दे और किसी भी बच्चे को डिसएडवांटेज ना दे। एक फेयर डिसीजन टीचर की तरफ से लिया जाना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? फेयरनेस। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। फेयरनेस से मिलता जुलता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सनल जो हमारे ओपिनियंस हैं वो हमारे रिजल्ट को या हमारी असेसमेंट को, पर्सनल ओपिनियंस, हमारी थॉट्स, हमारे आइडियाज, हमारी जो असेसमेंट है उसको अफेक्ट ना करें। अब चाहे पर्सनल ओपिनियन टीचर्स के हों, चाहे पर्सनल ओपिनियन बच्चे के हों, थॉट्स टीचर की हों, बच्चे के हों, आइडियाज बच्चे के हों या आइडियाज टीचर के हों, किसी भी तरीके से वो असेसमेंट प्रोसीजर को अफेक्ट नहीं करने चाहिए। ये नहीं है कि टीचर एक पर्सनल एक बच्चे के लिए बायस हो जाए, या बच्चा क्या है एक पर्टिकुलर टीचर के लिए बायस है, वो उस टीचर का काम ही नहीं करना चाहता। तो मीन्स ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए हमारे असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी मीन्स कि जो असेसमेंट हम करना चाह रहे हैं, जो असेसमेंट प्रोसीजर हम फॉलो करना चाह रहे हैं, वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने उस असेसमेंट प्रोसीजर को प्लान कर लिया लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली हम उसको अप्लाई ही नहीं कर सकते, सिचुएशंस ही हमारे पास ऐसी नहीं है। तो एक ऐसा असेसमेंट प्रोसीजर फॉलो किया जाए जिसको हम अप्लाई कर सकें, जिसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, कि जो असेसमेंट प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे उसमें क्या होनी चाहिए? एक पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता मीन्स कि बच्चों को उसके रिगार्डिंग सारी इंस्ट्रक्शंस दी जानी चाहिए कि किस तरीके से आपको असेस किया जाएगा। असेसमेंट असेसमेंट की टेक्निक क्या रहेंगी, आपको असेस करने की टेक्निक क्या रहेंगी, रूब्रिक्स क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें बच्चे को पता होनी चाहिए। लाइक हम एक क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? मैक्सिमम मार्क्स लिखते हैं, हर क्वेश्चन के आगे भी अलग अलग मार्क्स लिखते हैं, टाइम भी लिखते हैं कि कितने आवर्स का आपका टेस्ट है। तो वो क्या है? एक तरह की ट्रांसपेरेंसी है कि बच्चे को पता है कि उसने कितने मार्क्स के लिए कौन सा क्वेश्चन करना है, कितना टाइम उसके पास है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या है कि हमारे पास पारदर्शिता होनी चाहिए हमारी असेसमेंट प्रोसीजर के लिए। कोई हिडन थॉट उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, छुपा हुआ कोई भी आइडिया या कोई भी विचार हमारे असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि जो हमारी असेसमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली चलनी चाहिए, लगातार चलती रहनी चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की थी हमने, असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात की थी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? एक ऐसी प्रोसीजर जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ चलता है, बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, अगर कॉन्टिन्यूटी है तो बच्चे की जो डिफ़िकल्टीज हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको हम क्या कर सकते हैं? रेक्टिफाई कर सकते हैं, और जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो मीन्स हमारी जो असेसमेंट है वो कॉन्टिन्यूटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब क्या है? वाइड रेंज। वाइड रेंज मीन्स कि हमने बच्चे के एक एस्पेक्ट को असेस नहीं करना, हमने बच्चे के ऑल एस्पेक्ट्स को, जितने भी एस्पेक्ट हैं, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो सोशल है, इन सबको हम क्या करेंगे? असेस करेंगे। अभी का जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो किसको प्रमोट कर रहा है? स्किल को। स्किल का मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, बच्चे का सिर्फ एकेडमिक जो एस्पेक्ट है उसको असेस नहीं करना, बच्चे के अंदर जो को एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, वो जो को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो उसके अंदर स्किल है सब्जेक्ट मैटर से हटके, उसको हमने क्या करना है? असेस करना है। उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्रिहेंसिवनेस मीन्स हम एक वाइड रेंज पर जाकर बच्चे की असेसमेंट कर रहे हैं। हम उसका सब्जेक्ट मैटर भी देख रहे हैं, हम उसके अंदर जो और टैलेंट है, जो और क्वालिटीज हैं और स्किल्स हैं, उसको भी हम क्या कर रहे हैं? साथ में असेस कर रहे हैं। उसकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को देख रहे हैं, उसकी ऑल एस्पेक्ट्स को हम क्या कर रहे हैं? असेस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या है कि हमने क्या करना है? सिर्फ बच्चे को रिटन बेसिस पर असेस नहीं करना। ये नहीं है कि हम बच्चे का क्या कर रहे हैं? सिर्फ रिटन टेस्ट ले रहे हैं और उसको असेस कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने क्या करना है? बच्चे के जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं उसको भी हम क्या करेंगे? असेस करेंगे। अगर मैं बात करूं साइंस सब्जेक्ट की, तो साइंस सब्जेक्ट में क्या है कि हमारा रिटन भी है, प्रैक्टिकल भी है। उसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ रिटन टेस्ट लेके या रिटन पेपर लेके एग्जाम लेके बच्चे को क्या करें? नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दे, या नेक्स्ट सेमेस्टर में, या नेक्स्ट यूनिट के लिए प्रमोट कर दे। हमने क्या देखना है? बच्चे का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देखना है कि प्रैक्टिकली बच्चे को कितनी नॉलेज है। इसी के अलावा हम आर्ट के सब्जेक्ट देखें, लाइक सिंगिंग है, डांसिंग है, उसमें रिटन एग्जाम भी है, लेकिन रिटन से ज्यादा बच्चे को क्या आना चाहिए? प्रैक्टिकल आना चाहिए, डांस करना आना चाहिए, गाना गाना आना चाहिए। तो मीन्स हम क्या करें? बच्चे के सारे जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको क्या करें? लेके चले असेसमेंट में। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ टोटेलिटी। टोटेलिटी का मतलब क्या है? सारी चीजों को साथ में लेके चलना। ये नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिवाइड कर दें कि इस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? ऑरली असेस करेंगे, इस सब्जेक्ट को हम रिटन में टेस्ट करेंगे, इस सब्जेक्ट को हम प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे। साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट में क्या है कि जो सारी स्किल्स हैं वो क्या होनी चाहिए? उसमें टेस्ट होनी चाहिए। चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो अरिथमेटिक है, चाहे वो प्रैक्टिकल है। सिमिलरली इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या है? लैंग्वेज है। सारी स्किल्स हम उसमें भी असेस करें, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, अरिथमेटिक और हमारा प्रैक्टिकल। अब हम कहेंगे इंग्लिश में प्रैक्टिकल कैसे होगा? हो सकता है फोनेटिक्स हैं हमारे, प्रोनाउंसिएशंस हैं, वो सारी की सारी क्या है? प्रैक्टिकली हम उन चीज को क्या कर सकते हैं? करके देख सकते हैं। तो मेन जो असेसमेंट होनी चाहिए वो टोटेलिटी पर बेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन। असेसमेंट किस पर बेस्ड होनी चाहिए? एप्लीकेशन पर बेस्ड होनी चाहिए। बच्चों को प्रयोग करना आना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चे को एक सब्जेक्ट मैटर में पूरी नॉलेज है लेकिन उसको यही नहीं पता कि प्रैक्टिकली हमने इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, प्रैक्टिकली ये अप्लाई कहाँ होगा। तो मीन्स जो असेसमेंट होनी चाहिए वो एप्लीकेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होनी चाहिए। हम जो सब्जेक्ट मैटर को असेस करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट मैटर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, ये बच्चे को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। सबसे इंपॉर्टेंट है। फीडबैक के बिना हमारी कोई भी एजुकेशनल जो प्रोसेस है वो हम इफेक्टिव मान ही नहीं सकते। जब तक बच्चे को फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक बच्चा मोटिवेट नहीं होगा। जब तक टीचर को फीडबैक नहीं मिलेगा टीचर अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता, अपनी स्ट्रेटजीज में चेंजेस नहीं ला सकता। जब तक पेरेंट्स को फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक वो अपने बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। तो मीन्स
असेसमेंट का जो प्रिंसिपल है बेसिकली वो किस पर बेस्ड होना चाहिए, फीडबैक पर बेस्ड होना चाहिए कि इमीडिएट फीडबैक मिलनी चाहिए बच्चे को भी, टीचर को भी, पेरेंट्स को भी, ताकि बच्चे के अंदर हम क्या कर सकें, इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें, टीचर क्या कर सके, अपने टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज को चेंज कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारी असेसमेंट होनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होनी चाहिए। जो भी सब्जेक्ट है जिसमें हम असेस करने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट के खुद के पर्टिकुलर क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के क्या किया जाना चाहिए, हमारा असेसमेंट प्रोसीजर डिजाइन किया जाना चाहिए कि हम जो असेस करने जा रहे हैं उसको असेस करने के पीछे के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फॉर्मेटिव असेसमेंट। पहले भी बात की है कि असेसमेंट क्या होनी चाहिए, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है उसी के साथ साथ हमारी असेसमेंट चलती रहनी चाहिए। हम एक टॉपिक करवा रहे हैं क्लास में, करवाते करवाते हम क्या करें, बच्चों से क्वेश्चन पूछ लें, या करवा के उसके जस्ट बाद हम बच्चों की क्या करवा दें, रिकैप्चुलेशन करवा दें, ताकि हमें पता चले बच्चों को कितना समझ में आया, बच्चों ने कितना हमारा जो कंटेंट है उसको क्या किया, ग्रैस्प किया, किस लेवल तक टीचर को जो ऑब्जेक्टिव टीचर ने डिसाइड किए थे वो टीचर अचीव कर पाया है। तो मीन्स जो असेसमेंट है वो क्या होनी चाहिए, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। आई थिंक कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको सेम वीडियो हिंदी कंटेंट के साथ चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।